सो कुछ पेजेस में मैंने अपनी सहूलियत के लिए बांट दिया, बिकॉज ये कैटेगरीज मैंने इसलिए बनाई है जिससे कि जो सैलाइड इवेंट्स हुई उन पीरियड में उसको मैं आपके सामने डिस्प्ले कर सकूँ। फॉर एग्जाम्पल 65 की बात करूंगा तो उस पीरियड में मैंने ग्रीन रिवॉल्यूशन को लिया है, विच वॉज ए ग्रेट इवेंट एज फार एज एग्रीकल्चरल प्रोग्रेस एंड सिनेरियो इज कंसर्न। इस प्रकार से मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद में चूंकि मेरा टॉपिक जो है वह स्ट्रक्चरल क्राइसिस को लेकर है, इन पर्टिकुलरली इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। So what kinds of crisis we face in agricultural sectors is to be discussed. Last but not the least, मैंने कुछ सरकार की योजनाएं जो मैंने सिर्फ एक ईयर लिया है 24-25, सॉरी मैं फेल नहीं बता पाएगा बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम। ये मेरा एक प्रेजेंटेशन है, नॉट ए पेपर। सो मैंने सिर्फ 24-25 का एक वर्ष आपके लिए लिया है और कोशिश की है कि जो भारत की जो भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, स्टेट्स की जो योजनाएं हैं, उसके बारे में मैं आपसे बात कर सकूं। वो डेटा मैंने स्पेशल इसलिए लिया है क्योंकि मुझे सस्टेनेबिलिटी पे भी बात करना है कि हाउ वी कैन सस्टेन अवर एग्रीकल्चरल सेक्टर इन द ईयर्स टू कम। सो डाइकोटोमी है यहाँ पर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ स्कीम्स है हमारे पास में विच हैव बीन वेरी यूजफुल फॉर अस, लेकिन उसके साथ में जो इम्प्लीकेशंस है, जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज हम लोगों ने पैदा हुई है हम लोगों के, वह मुझे बताना जरूरी था कि व्हाई इट कुड हैव बीन ए सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रोग्रेस एज फार एज एंड रूरल प्रॉस्पेरिटी इज कंसर्न्ड। सो दिस इज माय टॉपिक, रीइमेजिनिंग इंडियन एग्रीकल्चर फॉर विकसित भारत 2047 from structural crisis to sustainable transformation. So मैं ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी बताएगा आपको। सबसे पहले मैंने स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में बताया, खास करके इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में। दिस इज नथिंग न्यू, बहुत सारी किताबें इंडियन इकोनॉमी में लिखी हुई है, उसी से मैंने लिया है। मेरा पक्ष सिर्फ ये है कि मैंने अपनी सहूलियत के लिए कुछ डिफरेंट फेजेस में उसको डिवाइड कर दिया है। सो फीचर्स, it's the mainstay of Indian economy and high share in employment and livelihood creation, because about 56% of the population is engaged in agricultural activities or related activities, allied activities. It is an instrument to alleviate poverty too. मैं आपको आगे डेटा देगा कि इतने सारे प्लेस के बाद में, खास करके जब हम लोग 4th फेज में जाएंगे तो हमारी पॉवर्टी रिडक्शन कितना परसेंटेज हुई एज फार एज रूरल पॉवर्टी इज कंसर्न। सब डेटा सेकेंडरी है, सॉरी। उसके बाद में इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट सप्लाइज फूड एंड रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर। आपके लिए एक फॉरेन एक्सचेंज का एक सोर्स है, सोर्स ऑफ अर्निंग है, बिकॉज वी हैव कंपैरेटिव एडवांटेज एज फार एज जूट, कॉटन, शुगर केन एंड टी इज कंसर्न। उसके बाद में मैंने इंडस्ट्री के साथ में इसको लिंक करने की कोशिश की है। There is a good linkage between agricultural sector and industrial sector, so एक दूसरे पर ये आश्रित है। What are the salient features of Indian agriculture? is monsoon dependent. आप और हम सब जने जानते हैं कि लगभग 46% of the area is monsoon dependent in India. That is why we used to say that it's a gamble of monsoon. So यह हुआ। It provides employment to about 56% of the population and share in GDP is about 13 to 14%, which is a good number. More than 80% of the farmers are marginal. Marginal का एक क्राइटेरिया है हमारे यहाँ पर, जिनके पास में लैंड होल्डिंग्स इस पर्टिकुलर 2 हेक्टर से कम है, वो मार्जिनल है, देन मिडिल है, मीडियम है और लार्ज फार्मर्स है। So 80% of the land holdings are marginal by size. और अगर है तो मैकेनाइजेशन का जो पोटेंशियल हमारे पास में है उसको हम यूज नहीं कर पाएंगे। सो वी विल नॉट बी इन ए पोजीशन टू रीप मैक्सिमम बेनिफिट्स आउट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस। उसके बाद में हमारी लैंड जो है वो फ्रेगमेंटेड है। फ्रेगमेंटेड का मतलब है कि अगर एक ही गांव में है तो एक तिवारी साहब के लैंड ऑनर, ग्रेट लैंड ऑनर इन रीवा, उनकी एक पॉकेट में एक कोने पर इतना सारा जमीन है, उसके बाद में 1 किलोमीटर के दूर पर 2 बीघा है, फिर 2 किलोमीटर पर 4 बीघा है।
So अगर fragmented land holding है, so he will not be able to manage as efficiently as possible. Mechanization